गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग मेरा नंबर देखकर कॉल कर सकते हैं, बाकी आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हमारा जो विषय है वो है हमारे भारतीय संविधान की 12 सूचियाँ, शेड्यूल्स। हमारे जो भारत की संविधान की जो सूची है वो 12 होती हैं। अब मैं जब अपने कॉलेज टाइम में थी तो इसको मैंने बहुत ही शॉर्टली तरीके से याद किया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बहुत मोटी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई रहती हैं और वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में किताब की तरह छापना नामुमकिन होता है। तो मैं अपना वही ट्रिक आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो वो। तो वो था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जो 12 शेड्यूल्स थे उसको मैंने शॉर्टकट में याद किया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जो कि मुझे कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी मुझे आज तक याद है। तो वो था T फॉर टेरिटरीज, E फॉर एमोल्यूमेंट्स। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी। अभी जैसे मैंने याद किया था उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। उसको अगर आप ये चीज़ याद कर लेंगे तो आगे इसको समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो फिर से मैं शुरू कर रही हूँ। टीयर्स, TEARS ऑफ OF एंड OLD एंड देन PM। इनके फुल फॉर्म्स अगर आप नोट करना चाहें तो मैं धीरे धीरे बोलूँगी, आप उनको नोट कर सकते हैं। T फॉर टेरिटरीज, E फॉर इमोल्यूमेंट्स, A फॉर अफर्मेशन, R फॉर राज्यसभा, S फॉर शेड्यूल एरियाज, O फॉर अदर एरियाज, F फॉर फेडरल स्ट्रक्चर्स, O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, D फॉर डिफेक्शन, P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनसिपाल्टीज। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इन सभी 12 सूचियों को डिस्क्राइब करने वाली हूँ, विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ, बहुत ही छोटे और सरल शब्दों में, जो कि जो मेरे लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जिनको थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आइए। तो जो पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित जो क्षेत्र होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल हो गई, ये सभी लोग जो होते हैं उनके जो प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ता, पेंशन इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तीसरी अनुसूची है अफर्मेशन, शपथ। जो भी मंत्रिमंडल रहते हैं उन सभी लोगों का पद ग्रहण करते हुए जो शपथ लेते हैं वो लोग, उसका उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे पद ग्रहण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इत्यादि लोग। ठीक है। इसमें जैसे मैंने सेकंड वाले में जितने लोगों को बताया था एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा करके वो सभी लोग हैं, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, ये सभी लोग इसमें आते हैं। ये सभी लोगों के जो अफर्मेशन, जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें इसमें नोट डाउन की गई हैं। अब नेक्स्ट है इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो भी जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन के बारे में जो भी प्रावधान होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें उल्लेखित की गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सातवीं अनुसूची के बारे में बताने वाली हूँ। अब सातवीं अनुसूची बताने के साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि ये जो अनुसूची, सातवीं अनुसूची होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अनुसूची होती है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। इन शक्तियों का बंटवारा करने के बाद इसको 3 सूचियों में विभाजित कर दिया गया है। सातवीं अनुसूची को कह सकते हैं खंड ए,
7वीं अनुसूची को पार्ट ए, बी, सी में करके विभाजित कर दिया गया है। पार्ट ए में इन्होंने रखा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे रखा गया है अनुसूची 7 में। अब अनुसूची 8 क्या होती है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 में। पहले हमारे देश में 14 भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब संशोधन के बारे में यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा मैं बताऊंगी आगे के सूचियों में। इसमें मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी कि 14 भाषाएं पहले थी, लेकिन अब 22 भाषाएं हो गई हैं। कुछ संशोधन किए गए और कुछ अलग अलग भाषाओं को भी हमारे देश की भाषाओं में जोड़ दिया गया है। 9वां है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ये कब किया गया? 1951 में अमेंडमेंट किया गया और उसमें इसको जोड़ दिया गया। 10वें में है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि एक पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप जब दूसरी पार्टी में बिना बताए, बिना अपना इस्तीफा दिए अगर चले जाते हैं या फिर आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो इस तरीके के जो भी सपोर्ट होता है तो इसमें दल बदल का कानून लगाया जाता है, जिसे हम डिफिक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, डिफिक्शन लॉ, जैसे पार्टी से किसी मिनिस्टर को हटा दिया जाना, इन सारी चीज़ों को कब हटाना है, कैसे हटाना है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख हमारे इस सूची में दिया हुआ है। ये सूची है 10वीं। अब हमारी 11वीं सूची आती है। 11वीं सूची में हम पंचायती संस्थाओं के जो कार्य होते हैं उनके विषय में उनका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब ये जो उल्लेख है वो 73 अमेंडमेंट यानी कि 73 संशोधन के तहत किया गया था 1993 में। अब 12वीं जो कि आखिरी अनुसूची है, उसके अंतर्गत आता है कि जो शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं उनके कार्य करने का विषय का उल्लेख इसमें किया गया है। अब इसमें जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 74th संशोधन किया गया था और ये 1993 में किया गया था। आई होप कि मेरे इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत था। नमस्ते।